आज हमारा टॉपिक है मिट्रल रिजर्जिटेशन। ये जो डिसऑर्डर है कार्डियक का, ये वाल्व से रिलेटेड है। वाल्व दोनों तरफ हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी। सो ये जो मिट्रल वाल्व है दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर द ईजी पैसेज ऑफ ब्लड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो ये जो वाल्व है समथिंग लाइक दिस, ऐसे। ओके, सो इनका एक एंटीरियर फ्लैप है और एक पोस्टीरियर फ्लैप है, ऐसे बंद, ऐसे, ठीक है। सो ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर फ्लैप है ये इसलिए ये बाइकस्पिड है क्योंकि इसमें दो लीफलेट हैं। सो एक लीफलेट जो है एंटीरियर है, दूसरा लीफलेट जो है वो पोस्टीरियर है। ओके, सो जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, जब चेम्बर कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं सिस्टोल के टाइम पे, तब ये ऐसे नज़र आते हैं क्योंकि एंटीरियर लीफलेट और पोस्टीरियर लीफलेट आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, और उसके बाद जब डायस्टोल होता है, अगर हम लीफलेट ऐसे मान लें तो ड्यूरिंग दिस सिस्टोल ये ऐसे दिखते हैं क्लोज्ड, एंड ड्यूरिंग द डायस्टोल ये ऐसे दिखते हैं ओपन। ओके, सो जब हार्ट रिलैक्स करते हैं तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आने के लिए इट ओपन्स, एंड ओपन होने के टाइम पे जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में फिलिंग हो जाती है। सो दिस इज़ ए नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड द फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि अब ये रिजर्जिटेशन क्या है। रिजर्जिटेशन इज़ अ कंडीशन जब सिस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रियम में चला जाता है थ्रू दिस मिट्रल वाल्व, देन दैट इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एज मिट्रल रिजर्जिटेशन। सो नॉर्मली पल्मोनरी लंग से प्यूरिफाई ऑक्सीजन के गैस एक्सचेंज के बाद जो ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन वहाँ से डायस्टोल के टाइम पे ये जब मिट्रल वाल्व ओपन हो जाते हैं तब वो ब्लड लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आते हैं, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाते हैं, आयोटा में, एंड देन टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, दिस इज़ अ नॉर्मल मैकेनिज्म। अब जब ये सिस्टोल होता है, जब आयोटा में ब्लड जाना चाहिए, तब किसी कारणवश क्योंकि ये सिस्टोल के टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता है, इतना ओपन रह जाता है। ओके, इतना ओपन रहने की वजह से आयोटा में तो ब्लड जाता ही है, लेकिन साथ ही साथ ऊपर की तरफ टू दी लेफ़्ट एट्रियम भी वापस ब्लड जाता है। सो बैक फ्लो ऑफ ब्लड from the left atrium into the from the left ventricle into the left atrium because of a defect in the mitral valve is called as mitral regurgitation। अब हम बात करते हैं कि mitral regurgitation होता कैसे कैसे है। mitral regurgitation होने के बहुत सारे conditions हो सकते हैं। It can be because of any muscular degeneration due to heart attack, क्योंकि एक बार अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका होता है तो हार्ट अटैक की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि मसल्स वीक हो जाएं। जो टिश्यू हैं, जो कॉर्ड्स हैं, टिश्यूज़ हैं जो इनको होल्ड करके रखते हैं, उनमें भी डिसऑर्डर होने की वजह से हो सकता है कि ये जो वाल्व अच्छे से बंद होता था और ओपन होता था ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल रिस्पेक्टिवली, वो क्या हो जाता है, ठीक से बंद या ओपन नहीं हो पाता है। ओके, इसके अलावा कैन बी बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन जैसे एंडोकार्डाइटिस की वजह से। इट कैन बी बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस, ब्लड में कुछ मेडिकेशंस के ज़्यादा होने की वजह से, जैसे माइग्रेन के मेडिकेशंस होते हैं, एर्गोट डेरिवेटिव्स होते हैं, एर्गोमेट्रिन वगैरह, इनकी वजह से भी देखा गया है कि ये जो वाल्व्स हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। ओके, एज एक फैक्टर हो सकता है। एक पर्टिकुलर एज के बाद जब सेलुलर डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी देयर आर चांसेस कि ये जो वाल्व है ये ठीक से बंद नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये मस्कुलर फंक्शनिंग है। ठीक है, जब ये मसल ठीक से क्लोज या ओपन नहीं हो पाते हैं तब ये इतना सा एरिया खुला ही रह जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मिट्रल रिजर्जिटेशन हो सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि मिट्रल रिजर्जिटेशन में सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं। सिम्टम्स में यहाँ पर्टिकुलरली कोई पेन वगैरह नहीं होता है। आगे के स्टेज में जाके कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसके बाद पेन हो तो देयर इज़ अनदर चांस, लेकिन अदरवाइज मिट्रल रिजर्जिटेशन की वजह से पेन नहीं हो सकता है कि एक डिस्कम्फर्ट फील हो। सेंसेशंस फील होते हैं रैपिड पल्स के, जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। इसके अलावा मर्मर्स सुनाई देते हैं जब आप फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान स्टेथोस्कोप से पेशेंट के चेस्ट को ऑस्कल्टेट करते हैं, तब आप
आपको चेस्ट में मर्मर्स सुनाई देते हैं, हार्ट मर्मर्स जिसको हम कहते हैं, बहुत लाउड। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि आयोटा में तो जा ही रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहाँ की तरफ और जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ। ओके, सो दैट कैन बी वन थिंग दैट कैन बी हर्ड। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे जब ब्लड बैकफ्लो होता है तो ऑलरेडी वहाँ पे ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू जो लंग्स से आ रहे हैं। ओके, सो जब लेफ्ट एट्रियम में वापस ब्लड जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम प्रेशर डालते हैं लेफ्ट एट्रियम प्रेशर डालते हैं पल्मोनरी वेन की तरफ, और पल्मोनरी वेन की वजह से लंग्स की तरफ प्रेशर पुटअप हो सकता है, जिसकी वजह से लंग में पल्मोनरी कंजेशन होने के चांसेस हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ एक्सपीरियंस होने के चांसेस हैं, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ क्योंकि आयोटा से पूरी तरीके से कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ब्लड आयोटा में आना चाहिए उसका कुछ परसेंटेज ऑफ ब्लड वापस जा रहे हैं, तो आयोटा में ब्लड कम आएगा। आयोटा में ब्लड कम आएगा तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन में ब्लड कम आएगा। सो जब ऐसा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो पूरी बॉडी में रिक्वायरमेंट है वो उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा हार्ट के थ्रू। तो इसी वजह से जो हाथों की तरफ और पैरों की तरफ, ज़्यादातर पैरों की तरफ जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एंड पॉइंट्स है, जैसे एंकल हो गया, लोअर पार्ट ऑफ द लेग हो गया, एंकल, फिंगर्स वगैरह हैं, वो स्वेलिंग होने लगते हैं। स्वेलिंग इसलिए क्योंकि वहाँ पे ब्लड ना पहुँचने की वजह से ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाता, हाइपॉक्सिया हो जाता है, इश्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेलुलर डेथ हो सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स दैट आर सीन इन पेशेंट्स विथ मिट्रल रिजर्जिटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ऑस्कल्टेशन करते वक्त हमें मर्मर सुनाई दे सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में हम पूछ सकते हैं कि पहले से वो कोई ड्रग तो नहीं ले रहे थे, हार्ट अटैक, एंडोकार्डाइटिस, ऐसे कोई बीमारियां तो नहीं थी, रूमेटिक डिजीज़ की वजह से भी देखा गया है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऐसा तो कोई डिज़ीज़ नहीं रहा है, ये सारे हम हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा हम ईसीजी करेंगे किसी भी अबनॉर्मल रिदम के बारे में जानने के लिए। इकोकार्डियोग्राम करने से हमें करेक्ट पता चल जाता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल में कैसी फीलिंग हो रही है और मिट्रल वाल्व में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हम इकोकार्डियोग्राम के थ्रू जान सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है, कितना है। ये सारी चीज़ों के अलावा हम सीटी एमआरआईज़ भी कर सकते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम मिट्रल रिजर्जिटेशन को समझ सकते हैं। ओके, लास्ट आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में यहाँ पे जो है बेसिकली ट्रीटमेंट करने से मिट्रल रिजर्जिटेशन ठीक नहीं होते हैं। हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स करेंगे ताकि कुछ टाइम, जब तक हम सर्जरी नहीं करवा पा रहे हैं तब तक पेशेंट को एसिम्टोमेटिक रखने के लिए या पेशेंट के प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा, सिम्टम्स को थोड़ा सा कम करने के लिए, तो यहाँ पे हम पहला मेडिकेशन जो देंगे वो ब्लड थिनर्स देंगे, ब्लड को थिन करने के लिए एंटी प्लेटलेट्स देंगे, जो ब्लड को थिन रखेगा तो थ्रोम्बस होने नहीं देंगे। तो जो बैकफ्लो हो रहा है जिस वजह से ब्लड रुक रहा है, तो थ्रोम्बस फॉर्म ना हो जिस वजह से आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम एंटी प्लेटलेट्स देंगे। साथ ही साथ हम पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, जिसके तौर पर हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं, एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हैं। ये सारे ड्रग्स जो हैं ये हाइपरटेंशन को कम करने में मदद करेंगे। ओके, सो ये तो हुए मेडिकेशंस के बारे में। अगर हम करेक्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ दो तरीके के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक है मिट्रल वाल्व रिपेयर। एक बार देखा जाता है कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जैसे मिट्रल वाल्व में प्रोलैप्स हो गया। प्रोलैप्स का मतलब है कि जो लीफलेट लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ होना चाहिए वो वापस लेफ़्ट एट्रियम की तरफ अगर प्रोलैप्स हो रहा है तो ब्लड वापस जाएगा। तो अगर ऐसा है तो उस चीज़ को रिपेयर किया जा सकता है सर्जिकली। अगर सर्जिकली रिपेयर करके ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो नेक्स्ट ऑप्शन रह जाता है दैट इज़ वैल्वुलोप्लास्टी। ओके, मिट्रल वैल्वुलोप्लास्टी किया जाता है जो पूरा ही रिपेयर जो करके उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नहीं
तो फिर मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट किए जाते हैं। मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट के दौरान हम नए ऐसे आर्टिफिशियल सेगमेंट्स को हम इंस्टॉल करेंगे जो उस वाल्व की जगह पर ओरिजिनल वाल्व की तरह हेल्प करेंगे। ओके, सो दैट इज़ नोन एज वाल्व रिप्लेसमेंट। सो ये दो सर्जिकल ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से मिट्रल रिजर्जिटेशन वाले पेशेंट्स को थोड़ा बहुत हम उनकी कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिट्रल रिजर्जिटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।